बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इसराइल वो काम करने में कामयाब हो गया जिससे वो पूरे खित्ते को आग में धकेलने जा रहा है। इसराइल ने ईरान की फौज का अहम तरीन कमांडर सैयद राजी मुसावी इनको मार दिया गया है शाम के अंदर। और ये उन लोगों में शामिल थे जो सीक्रेटली हमास की मदद कर रहे थे। ये आप ये समझे कि टॉप लेवल के कमांडर थे जो कासिम सुलेमानी के राइट हैंड के तौर पर जाने जाते थे, बड़े करीबी, हद से ज्यादा करीबी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त ईरान के इस कमांडर को शाम के अंदर मार दिया गया है। और ये मालूमात शाम के अंदर, जाहिर सी बात है, इतने हसास लेवल की इंटेलिजेंस मालूमात अगर इजराइल को मिली है तो ये ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा था। ये स्ट्राइक उन्होंने किया है और यहाँ पर उन्होंने ईरान के कमांडर को मार दिया है। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है ये आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी जंग का बटन दब चुका है, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब जो इजराइल इसकी प्राइस पे करेगा, उसने कहा कि आपको अंदाजा नहीं है अब हम इजराइल के साथ क्या करने के लिए जा रहे हैं। और अब इसराइल और उसके नेक्सस का कब्रिस्तान हम बनाएंगे और इतनी भयानक प्राइस पे करेगा इसराइल कि आप सब लरज उठेंगे। देखिए अब तक की जो सूरत हाल है, हम ईरान की धमकियों को देखें तो उन्होंने काम बिल्कुल ठीक किया हुआ है और उन्होंने अपनी धमकियों के मुताबिक काम किया है। शाम असल में इन्होंने काम ये किया, आपको पता है कि शाम के मुतालिक कितनी अहादीस है। ये मेन अखाड़ा बनना है, फलस्तीन अखाड़ा नहीं बनना। शाम ने अखाड़ा बनना है, पूरी दुनिया की बड़ी और आखिरी जो बड़ी जंग होनी है उसका अखाड़ा शाम है। शाम के अंदर सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि वहां पर जो बशारुल असद की हुकूमत है, असल में इसके बाप ने मरने से पहले इसको वसीयत की थी कि जो भी फोर्सेस, जो भी ताकत इजराइल के खिलाफ लड़ रही हो फलस्तीन के अंदर, तुमने उसका आंख बंद करके साथ देना है, क्योंकि तुमने हर उस ताकत का साथ देना है जो हमास तक रसाई रखे। यानी जो अब उन्होंने कहा था कि जो ताकतें लड़ी हो, अब हमास ऐसी बात लड़ाई है, उसे कहा था कि तुमने उनका साथ देना है, क्योंकि जिस दिन इसराइल फलस्तीन से फारिग हो गया उसने शाम को नहीं छोड़ना। और शाम भी उसकी उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर आता है जिस पर वो कहते हैं कि हमें खुदा ने वादा किया उस जमीन का, उसमें शाम सर फहरिस्त है फलस्तीन के बाद। तो उसने कहा था कि तुमने ये काम करना है। अमेरिका और इसराइल ने बशारुल असद को हटाने का मुकम्मल फैसला कर लिया था। अगर ईरान, हिजबुल्ला और उसके अलावा मेन किरदार वैसे पुतिन का है और रूस का है, अगर रूस ना जाता और ईरान साथ ना होता तो आज बशारुल असद का तख्ता उलट चुका होता। तो अमेरिका का और इसराइल का प्लान नाकाम हुआ, तो अब ये समय मदद करते। अब शाम के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी खतरनाक है। वो सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ईरान ने अपना यहाँ पर जो कमांडर रखा हुआ था, ये आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, इन जैसे चंद कमांडर थे जो सीक्रेटली हमास की मदद कर रहे थे और हमास को मदद फराम कर रहे थे इजराइल के खिलाफ। ये जितना ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, इसमें ईरान चाहे 1000 दफा इनकार करता रहे कि हम हमास के साथ नहीं है, वो अकेले ऑपरेशन कर रहे हैं, हमास भी ऐलान करता रहे कि जी हम इनके साथ नहीं है और फलाना नहीं है, आप जो मर्जी कहते रहे किसी को कि ये वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, लेकिन अंदर खाते राब्ते सबके हैं। इवन कि अमेरिका तो अब ये भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि 7 अक्टूबर चूंकि पुतिन का बर्थडे का डे था तो उसको सरप्राइज दिया गया था। अब कहानी ये है कि इन्होंने वहां पर उनका बंदा मार दिया है। ईरान ने अब इनको छोड़ना नहीं है। पहले तो आप ये देखिए कि ईरान ने बदला तो अच्छा खासा लिया है इसराइल से। अब अमेरिका ने इस बात का भांडा फोड़ दिया है कि यमन को सारी इंटेलिजेंस मालूमात, रियल टाइम डायरेक्शन, तमाम की तमाम चीजें ईरान दे रहा था और ईरान ने इसराइल का नाटका बंद किया है और ईरान ने ही सारा काम किया। ये जो आज इसराइल के अंदर फूड क्राइसिस पैदा हो गया है, कंटेनर आ नहीं रहे, तो वहां पर तो इस वक्त खुराक का बहरान पैदा हो गया है। तो वो कहाँ से हुआ है, किस वजह से हुआ है? वो सारे का सारा जो खुराक का बहरान का मामला है वो ईरान की वजह से। जाहिर सी बात है यमन को वो बैक कर रहे हैं, वरना यमन के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। इन्होंने तो अपना रेडियो कम्युनिकेशन सारा बंद कर दिया था जो पानियों के अंदर है कि ताकि यमन हमें देख ना सके। तो लेकिन ईरान के पास टेक्नोलॉजी है कि इन्होंने बंद भी कर दिया तो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया। उन्होंने इनको डायरेक्शन दी, इस सीध के अंदर आपने मारने हैं, मिसाइल ड्रोन्स मारने हैं, और इन्होंने मार दिए। इसी बात को लेकर तो अमेरिका ने अभी तक हमला नहीं किया था यमन के ऊपर, कि इनको पता ही नहीं था कि मामला क्या है, कि कैसे ये हम तक पहुंच रहे हैं। उनको ये बात फाइंड आउट करते कम से कम 3-4 हफ्ते लगे हैं और अब जाकर उन्होंने रिपोर्ट इसकी शाया की है कि असल में वो टेक्नोलॉजी ईरान की है।
अब इसराइल के पास ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला करने की कैपेसिटी नहीं है। देखिए, एक वक्त था इसराइल के F-35 आते थे और वो आकर ईरान के ऊपर हमला करते थे, चले जाते थे। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर और ये वो न जाने क्या कुछ तबाह किया, और उन्होंने ईरान के अंदर बैठकर ईरान के बहुत सारे साइंटिस्ट को मारा। और ये अब से नहीं, बड़ी पुरानी बात है कि ये हमेशा से होता आ रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में ईरान ने कह दिया कि चाइना को कि आज के बाद हम हमेशा के लिए आपके साथ हैं, आप हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। जब से चाइना ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, उसके बाद से सूरत हाल ये हुई कि इसराइल, अमेरिका और बाकी ताकतों का जीना हराम हो गया। इसराइल ने यहाँ पर हमला नहीं किया, उस लेवल का अभी तक हो नहीं पाया जिस लेवल का हो सकता था। पिछले 3-4 साल में ईरान को चाइना ने इतना मजबूत किया जिसकी इंतहा नहीं। रही बात, देखिए, जंग के अंदर तो आपके भी कमांडर्स मरते, आप उनके भी मारते। अगर गुलानी ब्रिगेड सारी फारिग कर दी है हमास ने, कमांडर्स उनके उड़ा दिए हैं, आर्मी चीफ का, साबिक आर्मी चीफ का बेटा उड़ा दिया है, इतने इतने बड़े लोग चुन चुन कर मार दिए हैं, तो जाहिर सी बात है ये इंटेलिजेंस अगर हमास तक पहुंच रही है तो इसराइल के अंदर से निकल रही है। तो इसी तरह अगर ईरान के कमांडर को मारा गया है तो वो भी अंदर तक रसाई थी इसराइल की तो गया है ना। तो इस सूरत हाल में वो बड़ा टारगेट करके उन्होंने स्ट्राइक किया और उन्होंने मार दिया। अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या है और ईरान ने करना क्या है? देखिए, वो बटन दबाने जा रहे हैं बहुत बड़ी जंग का। उन्होंने इसराइल को छोड़ना नहीं है। अब वो नंबर 1 जो काम करेंगे वो सबसे पहला ग्रीन सिग्नल देने जाएंगे हिजबुल्लाह को कि आप यहाँ पर जाएं और हमला करें। नंबर 1 वो यहाँ पर हमला करेंगे। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि वो इस हमले के साथ साथ उनको कहेंगे कि इसराइल को बड़े लेवल पर जाकर नुकसान पहुंचाओ। देखिए, मिसाइल की जहां तक बात है, अभी उन्होंने काम ये करना है कि इन्होंने इसराइल के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करना है, और उनके लिए सबसे ज्यादा आसान जरिया है वो शाम की बजाय वो हमला करेंगे हिजबुल्लाह के थ्रू। हिजबुल्लाह के बाद वो हमास के थ्रू हमला करेंगे, और असल में शायद हो सकता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिजबुल्लाह ही ले और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमास ले, हो सकता है, लेकिन वो हमला ईरान करवाएगा। और ईरान ने कह दिया है कि हमने बदला लेना। वो किन को टारगेट करेगा, कहां से टारगेट करेगा, बहुत अभी तक की जो सारी मालूमात रही है इस जंग के अंदर, ईरान ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया है। ईरान के बड़े लोग मारे गए हैं। अब वो दूसरा टारगेट किसको करेंगे, वो इसमें फाइंड आउट करेंगे कि अमेरिका का इसमें क्या अमल दखल है। अगर अमेरिका का इसमें अमल दखल निकलता है तो शाम और इराक और बाकी जगहों पर आप समझ लीजिए अमेरिका की खैर नहीं है। और दूसरा, वो जो सबसे बड़ा बदला लेने जाएंगे वो यमन की जो एक्टिविटीज़ है उसको वो बहुत ज़्यादा तेज कर देंगे कि इसराइल को जितना नुकसान पहुंच सकता है यहाँ पर पहुंचाए। अब ये समझ लीजिए कि एक दूसरे के खिलाफ जो जंग है वो बड़े पैमाने पर पहुंच गई है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर शाम के अंदर हमारे किसी भी कमांडर पर इसराइल ने स्ट्राइक किया तो फिर हम इसराइल के ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे जहां से भी हो सकेगा। अब यहां से देखना यह है कि क्या शाम से ईरान के मिसाइल या ईरान की टेक्नोलॉजी, ईरान के मामला जो है वहां से जाकर इसराइल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, आप जो मर्जी कहते रहे, रशिया इस पूरे गेम में बैक पर खड़ा हुआ है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है, वो हिजबुल्लाह को भी करता है और वो हमास को भी करता है, चाहे वो ओपनली कोई काम करे या ना करे। इतना वो बेवकूफ़ नहीं है पुतिन, इतना वो समझदार था तो उसने सब कुछ अब तक बचा कर रखा है। ईरान ने अब इनको टारगेट करना है। नंबर 2 सूरत हाल है, ईरान ने अब करने हैं बहुत ज्यादा साइबर हमले इसराइल पर, वो नहीं छोड़ने वाले। वो पानियों में हमला करेंगे, वो इनके खास तौर पर शाम से हमला करेंगे, इराक से देखेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिजबुल्लाह के थ्रू हो सकता है कोई ऐसा मिसाइल दे दें। देखिए, उन्होंने हालिया ये बात कही थी कि हमारे पास जो मिसाइल हैं वो असल में अमेरिका का सिस्टम हो या इजराइल का सिस्टम, वो उसको पकड़ नहीं सकता। और उन्होंने वो यमन के साथ उनको देकर दिखाया है और आप सबने देख लिया है वो जिस तरह उन्होंने हमला किया, अमेरिका के बहुत बड़े सिस्टम को बाईपास उन्होंने किया है, और ये अब तक की सबसे बड़ी उनकी फतह थी। अब असल में वो काम ये कर सकते हैं कि वो हिजबुल्लाह के थ्रू ऐसा मिसाइल फारिग करवा दें इसराइल के ऊपर कि जिसको इसराइल रोक ही ना पाए, और वो जिस जगह टारगेट करना चाहे वो जाकर करे। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आज हम क्लियरली बता रहे हैं कि इनको प्राइस पे करना पड़ेगी। देखिए, इसराइल का नुकसान हो रहा था बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था इस जंग के अंदर, और उनके पास इस वक्त बेचने के लिए कोई चूरन नहीं है या उनके पास देने के लिए अपनी आवाम को खबर नहीं है।
नेतन्याहू ने आकर अवाम को बताया है और सबको कहा है कि देखिए ये जो हिजबुल्लाह है या ये हमास है ये कुछ भी नहीं है, ये तो असल जो खिलाड़ी है वो है ईरान। अगर हम ईरान को टैकल कर लेंगे तो हम इनको शिकस्त दे सकते हैं। तो अपनी अवाम को देने के लिए पहली उनके पास एक न्यूज़ आई है तकरीबन 78 दिनों बाद, और वो अवाम को कह रहे हैं कि देखिए ये हमने स्ट्राइक किया है, ये हमने टारगेट किया है और ये यहाँ पर जाकर हम इनको निशाना लगाएंगे। और करते करते आप देख लें सूरत हाल का लेवल क्या हो चुका है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मामला है वो यही है कि इजराइल की जो पोजीशन है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी है। और इजराइल इस पोजीशन के अंदर उन्होंने एक ऐसा बटन दबा दिया है जो मुकम्मल तौर पर जंग के मुतरादिफ होगा। देखिए ईरान ने काम यही किया कि उन्होंने हालिया अपनी नेवी के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और दूसरे तमाम सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया। उनको पता था कि ये हमला होना है, कहीं ना कहीं होना है। देखिए इसराइल का आपने इतना नुकसान किया है, उन्होंने चुप तो बैठना नहीं था। जाहिर सी बात है आपने उनके मुल्क के अंदर फूड क्राइसिस पैदा कर दिया है, खुराक का बहरान पैदा कर दिया। आप कंटेनर कोई आने नहीं दे रहे, और कोई बच्चा और बेवकूफ़ तो है नहीं कि यमन की साइड से उनको पता ना हो कि यमन की बैक पर कौन है। आपने उनके मुल्क में तेल का बहरान ऐसा ऐसा पैदा करना शुरू कर दिया। उनके मुल्क में लाखों की तादाद में लोग अब मुल्क छोड़कर जाएंगे और स्टिल चले गए हैं बहुत सारे। और इसी तरह अगले लम्हे जब उन्होंने कहा है कि हमने इनको मारना है, तो ये सारे का सारा उसकी इकॉनमी पर नुकसान, इन्वेस्टर वहाँ से भाग रहा है, करते करते ये सारा जो नुकसान है वो ईरान का है। तो उन्होंने ईरान पर डायरेक्ट हमला करने की बजाय फैसला ये किया कि हम शाम के अंदर आगे। देखिए आपने अगर शाम के अंदर भी ईरान पर हमला किया है तो इसका मतलब इसराइल ने डायरेक्ट लड़ाई कर ली है। और डायरेक्ट लड़ाई ये है कि शाम के अंदर मुकम्मल तौर पर सपोर्ट अब बशारुल असद की और पुतिन की है ईरान को। बल्कि ईरान ने तो कई दफ़ा जो मिलिट्री बेसिस हैं रूस की वो इस्तेमाल की है। अब यहाँ पर अगर ईरान बदला नहीं लेता तो फिर ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो इसराइल को शय मिलेगी, वो दोबारा कोई बड़ा हमला करने की तैयारी करेंगे। हो सकता है वो यमन की साइड पर आ जाए या किसी और जगह पर आ जाए। लेकिन शाम से अगर इसराइल के ऊपर कोई हमला लेट से हो जाता है और वो कामयाब भी हो जाता है, तो अखाड़ा जो बन जाएगा वो फिर शाम बन जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली एक दूसरे पर नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि हम यहाँ से करें, ये कहेंगे हम यहाँ से करें, तो शाम के अंदर वो एक अखाड़ा बनेगा। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर अमेरिका को भी इन्वाइट किया जाएगा। शाम के मुतालिक तो आपको हदीस पहले ही पता है कि इसने असल में मेन अखाड़ा बनना है। तो अब उन्होंने अपने कमांडर का जो बदला है वो इसी साइड से लेना है। अगर वो अपना बदला नहीं लेंगे तो ईरान के लिए मसला होगा। देखिए कासिम सुलेमानी के बाद उन्होंने अमरीकियों पर हमला किया था। इन्होंने दावा किया था कि जी असल में हमने तकरीबन 350 के करीब इनके बंदे मार दिए हैं, लेकिन लोग कन्विंस नहीं हुए थे। बाद में अमेरिका ने इतराज़ ज़रूर किया था कि उनके कुछ लोग मारे गए हैं, बहुत सारों को बीमारियां हो गई हैं, और अमेरिका ज़रूरी नहीं है कि वो बताता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कासिम सुलेमानी को एक हीरो के तौर पर देखा जाता था। लिहाजा इस सारे मामले के अंदर अगर उसके जो दोस्त यार हैं वो मारे जा रहे हैं, और अभी तक अगर ईरान की कारकर्दगी देखें तो उन्होंने यमन के थ्रू जो कहा है वो काम किया है। और यहाँ पर अगर उनका कोई बदला लेट से इसके बदले वो इसराइल को बड़ा कमांडर मार देते हैं या इसराइल को बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं, तो फिर ये जंग किसी सूरत कंट्रोल में नहीं रहेगी, ये कंट्रोल से बाहर। वैसे भी इसराइल ने देखिए कोशिश तो वो पूरी कर रहा था कि किसी तरह मैं ईरान को इस जंग में ड्रैग करूं। असल में पूरी कोशिश उसकी ये थी कि ईरान को मैं ड्रैग करूं। इसीलिए तो अमेरिका ने एक इल्ज़ाम लगाया कि इंडियन ओशन के अंदर जो हमला हुआ है वो ईरान ने किया। ईरान ने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने तो काम किया नहीं है। तो इसराइल बड़ी कोशिश कर रहा था, उन्हें अमेरिका को कहा कि आप जंग करो। वो कह रहा था मैं किसके खिलाफ करूँ, उसने कहा ईरान के खिलाफ करें। तो अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ करेंगे तो पूरा खिता डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मुझे सपोर्ट भी कहीं से नहीं मिल रही। वैसे भी बहुत सारे ममालिक डेनमार्क, स्पेन, इटली, फ्रांस से लेकर नॉर्वे सब ने कह दिया कि भाई हमने आपका इस जंग में साथ नहीं देना। तो आपने अब कोशिश की है तो ये मामला सामने आया है। अब इसराइल ने काम ये किया है कि वो कम अज़ कम इतना तो कामयाब हो गए हैं कि इस जंग को वो अपने मुल्क से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए हैं। अब यहाँ से किस लेवल पर काम होता है इसका मामला देखने वाला होगा। अगर कल को किसी भी वजह से इसराइल का कोई F-35 जाता है और उसने कहीं स्ट्राइक कर दिया कोई ईरान की जगह, और वैसे तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो बस फिर आप समझ लें कि लड़ाई बड़ी ही खतरनाक होने वाली है। फिलहाल तो वो पहले कोशिश करेंगे कि हिजबुल्लाह के थ्रू इनको जवाब दें। अब देखना ये है कि ईरान क्या जवाब देता है, किस पैमाने पर इनको नुकसान उठाना पड़ता है,
और उसके बाद की सूरत हाल कितनी खतरनाक है, चीज़ें बड़ी क्लियर है और किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि हम बड़ी खतरनाक जंग की तरफ चले गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।